जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों हमारा विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हम एक तो विलोम शब्द के बारे में आज सीखेंगे और दूसरा जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। एक हो गया है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो हमने किया वो अनेकार्थी शब्द, दूसरा जो है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आज करना क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उल्टा। हम पढ़ रहे हैं शब्दावली और शब्दावली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 7 टॉपिक, जिसमें अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और इसके साथ प्यारे दोस्तों वर्तनी। ठीक है, तो विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। अब ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी शब्द का उल्टा उसी व्याकरण कोटि का होगा। व्याकरण कोटि का मतलब यह है, अगर वो तत्सम है तो उसका उल्टा तत्सम होगा, अगर वो संज्ञा शब्द है तो उसका उल्टा संज्ञा होगा, क्रिया का उल्टा क्रिया, सर्वनाम का उल्टा सर्वनाम, विशेषण का उल्टा विशेषण। ठीक है, तो व्याकरण कोटि का मतलब क्या हुआ कि व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं तो उनका उल्टा भी उसी कैटेगरी का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, कभी भी विजातीय नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ये सजातीय होते हैं। तो सजातीय का मतलब क्या हुआ, संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम। 4 ऑप्शन देगा आपको और उन 4 ऑप्शन में क्या होगा, संज्ञा शब्द का विलोम पूछेगा। एक ऑप्शन उसमें सर्वनाम होगा, वो होगा ही नहीं। एक विशेषण होगा, वो भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, संज्ञा का उल्टा संज्ञा, सर्वनाम का उल्टा सर्वनाम, विशेषण का उल्टा विशेषण और क्रिया का उल्टा विलोम जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्रियापद होगा। अव्यय का उल्टा अव्यय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण जो है उनको हम अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण का उल्टा क्रिया विशेषण, तत्सम का उल्टा तत्सम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर ये देख, इसको देखने से पहले आप इनको करिए। हमने यहाँ तत्सम शब्द ले लिया, एक ले लिया प्यार दोस्तों हमने यहाँ काला शब्द, और इस काले शब्द के लिए कह रहे हैं कि इसमें से विलोम बताओ क्या है। तो इसमें से आपसे पूछ लिया शुक्ल श्वेत शुक्ल श्वेत सफेद और कृष्ण। आपसे कह रहे काला का विलोम, आप इनको ए बी सी डी भी मान सकते हो, ए बी सी डी। तो काला का विलोम उल्टा पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, दूसरा यहां शब्द ले लिया जवानी, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ए बी सी और डी। इसमें दे दिया जवानी का बूढ़ा, बुढ़ापा, जर, या फिर यहाँ पे दे दिया वर्ग। ठीक है जी, इनमें से आपको आंसर बताना है सबको। अब इसका जो आंसर है, काले का आंसर क्या होगा, सफेद। क्यों होगा सफेद, ये है तद्भव शब्द, ये हिंदी का शब्द है। तो हिंदी का जो उल्टा है तो हिंदी का रहेगा, और हिंदी का इसमें केवल एक ही है, और वो क्या है यहाँ पर, ये तद्भव है। ये शुक्ल श्वेत कृष्ण,
कृष्ण तो काले को ही कहते हैं, तो समानार्थी है, पर्यायवाची है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो उल्टा पूछ रहा है ना विलोम शब्द, तो ये उल्टे जरूर है लेकिन इसका विलोम शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों तत्सम है। क्योंकि इनके उल्टे क्या होंगे, इनका शुक्ल का हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। श्वेत का हो जाएगा यहाँ श्याम, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। सफेद का हो गया यहाँ काला, ठीक है। कृष्ण का हो गया यहाँ शुक्ल सफेद, ये बने एक दूसरे के विलोम शब्द, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है जवानी है, वो बूढ़ा कह रहा है, बुढ़ापा कह रहा है, जर कह रहा है, वर्द कह रहा है। तो अगर आपको ये पहचान है, संज्ञा का उल्टा संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, क्रिया का उल्टा क्रिया। अब जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जवानी को आप छू नहीं सकते, जवान को तो छू सकते हो, ठीक है। तो जवान का बूढ़ा हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना, जवान शब्द क्या है, तद्भव है, जवान का क्या हो जाएगा, बूढ़ा। लेकिन यहाँ बुढ़ापा जवानी, तो भाववाचक संज्ञा का उल्टा भाववाचक संज्ञा होगी। ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या कर गए, बूढ़ा करके आएंगे, जवान का बूढ़ा हो गया जी, ठीक है। जी जी, मैं भारत से हूँ, आसिफ खान, ठीक है। आसिफ खान का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आसिफ खान पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हो, भारत से। अभी दूसरे देश में जाने का कोई इरादा नहीं है। और कुछ पूछना है? तो ये क्या हो गया जी, बुढ़ापा जवानी, कुछ समझ में आया। जर किसे कहते हैं, बूढ़े को कहते हैं, जरा भी बूढ़े को कहते हैं, वर्द भी बूढ़े को कहते हैं। ये दोनों तत्सम शब्द है, ठीक है। इसमें जो है क्या हो जाएगा, तत्सम का उल्टा तत्सम होगा। जर का अपने आप में समानार्थी शब्द पूछेगा तब भी आप वही कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, बूढ़ा, ये संज्ञा शब्द था, और वो भी कौन सी, जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा का उल्टा जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा का उल्टा भाववाचक, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वो ये है। ए उपसर्ग लगा के, सभ्य में यहाँ ए लगा दिया तो असभ्य बन गया, न्याय में ए लगाया अन्याय बन गया, लौकिक में ए लगा दिया तो अलौकिक बन गया, लौकिक जो श्लोक का हो, अलौकिक जो श्लोक का ना हो, परलोक का हो, ठीक है। हिंसा में ए लगा दिया तो ये क्या है जी, ओमकार सिंह, वीओडी प्रोवाइड करके क्या करोगे आप, लाइव क्लास अटेंड करो, यही बाद में वीओडी बन जाएगी, ठीक है। आजमगढ़ आप बुला ही नहीं रहे हो रंजीत जी, अगर आप व्यवस्था करो, बताओ जगह तो हम बुक करें फिर आए उधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हिंसा का उल्टा अहिंसा हो गया, सामान्य का क्या हो जाएगा, असामान्य है। आप उपसर्ग जोड़कर, यश का हो गया आपका अपयश, उत्कर्ष का हो गया अपकर्ष, मान का क्या हो गया अपमान, कीर्ति का क्या हो गया अपकीर्ति। तो ये क्या है जी, अप उपसर्ग जोड़कर है जी। यश का अपयश है, उत्कर्ष का अपकर्ष है, मान का अपमान है, कीर्ति का क्या है अपकीर्ति। तो उपसर्ग जोड़कर भी आपको ध्यान रखना है, हम विलोम शब्द बना लेते हैं। अन उपसर्ग जोड़कर, तो अन उपसर्ग कैसे जोड़ेंगे जी, इसमें अंगीकार में अन लगा दिया, अनंगीकार हो गया। उत्तरित में यहाँ पे अन लगा दिया, अनुत्तरित हो गया। तो ये अन हलंत वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। एक अन उपसर्ग का प्रयोग हम अनमोल में भी करते हैं, अनमोल, ठीक है। अन बन, अन कही, अन सुनी, तो ये तो हिंदी का उपसर्ग है, वो संस्कृत का है जिसके नीचे हलंत लगा है। तो यहाँ क्या है, ये हलंत लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे उचित शब्द ले लिया, हमने क्या शब्द ले लिया, यहाँ शब्द ले लिया उचित, और इसका अब बनाना है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ अनुचित। तो अन उपसर्ग आ गया ना इसमें, कैसे आ गया, इधर से हमने अन ले लिया, इधर से हमने उचित ले लिया, क्लियर। आधे नए के साथ में जब इस ऊ को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, अनु बनेगा। ऐसे अधिकार का अनधिकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ, क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है क्योंकि आपको क्लास दी जा रही, जब क्लास नहीं दी जाएगी तब पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ से आप रट्टा मारते हो। बस जी बस, हो गया जी, आपका पढ़ लिया हमने कमेंट।
जी बिल्कुल, आप तैयारी कर सकते हो विकास जी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। जैसे ये शब्दावली वाला टॉपिक हो जाएगा तो शब्दावली की बहुत सारी नोट्स की कैटेगरी में पीडीएफ पड़ी है, आप उनसे अपनी तैयारी करोगे। ठीक है, आपको दो काम करने हैं, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। पहले तो आपको इन तरीके से समझोगे, क्योंकि शब्दावली की अपनी कोई थ्योरी नहीं है, परिभाषा नहीं है, अवधारणाएं नहीं होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पे पकड़ करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पे पकड़ करनी है, ताकि शब्दावली के क्वेश्चन सही हो। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, 50-50 सारे सभी टॉपिक के साथ टॉपिक है। फिर बस मेरे कहने से एक काम आपको ये करना है कि हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए, शब्दावली की 4 मैराथन क्लास है, और वो 4 मैराथन क्लास आप सुन लो। क्योंकि आप अपने से अगर पढ़ोगे तो कुछ दिन के बाद में फिर भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन गलत करोगे। तो इनको सीखने के दो ही तरीके हैं, टीचर के साथ जुड़िए, और जो इनका बैकग्राउंड है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ जो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको अपना दिमाग लगा के। अब पीडीएफ ये थोड़ा ही बोलेगी जो मैंने अभी कहा, वो तो समझ ही नहीं पाते आप। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उल्टा भाववाचक संज्ञा क्यों होगी, जातिवाचक की संज्ञा का उल्टा जातिवाचक संज्ञा क्यों होगी। इसलिए पीडीएफ से आप पढ़ के पेपर तो दे सकते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते। किताबें पढ़ के आप ज्ञान तो ले सकते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते। उसका रीजन यही है, इसीलिए तो ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बच्चे टीचरों से पढ़ते हैं। ठीक है, उनको फीस पे करते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ किताबों में है, फिर उनको अलग से फीस पे क्यों करनी पड़ती। तो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ डाल दी गई है कि आप किसी टीचर के नोट्स पढ़ोगे तो आप विद्वान बन जाओगे, ब्रह्मा बन जाओगे। अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन उस सेल्फ स्टडी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप किताब उठा के पढ़ने लगो। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि टीचर ने जो आपके लिए काम किया है, मेहनत की है, उसी को पढ़ो ना आप। जो मैं कह रहा हूँ कि मैराथन क्लास जो है हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे, शब्दावली डालो, 2 घंटे में 3 घंटे में आप इतने सारे कई हजार शब्दों से परिचित होंगे। तो उनको पढ़ना जरूरी है, एक नहीं, कम से कम 3 बार, अदरवाइज क्वेश्चन सही नहीं होंगे आपके, ध्यान रखना। तो अंगीकार क्या हो गया, अंगीकार का मतलब किसी को स्वीकार कर लेना, अन अंगीकार स्वीकार ना करना। क्योंकि अन का और ए का दोनों का प्रयोग किसी चीज को होने से मना करने के लिए किया जाता है। ज्ञान के आगे ए लगा देंगे तो अज्ञान अर्थात जहां ज्ञान नहीं है। ऐसे अन का प्रयोग जो उचित नहीं है, उचित के आगे अन लगा दिया जो उचित नहीं है, तो ये नहीं के सेंस में, मना करने के सेंस में ए और अन का प्रयोग होता है। तो अंगीकार अन अंगीकार है, उत्तरित उत्तर दिया गया है, अनुत्तरित जिसका उत्तर नहीं दिया गया, अस्तित्व जिसकी सत्ता हो, अनस्तित्व जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, सत्ता ही ना हो, अभिज्ञ जो कुछ ना जानता हो, अनभिज्ञ जो थोड़ा बहुत जान, अभिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ जो कुछ ना जानता हो। इसके बाद उपसर्ग लगा के, कौन से उपसर्ग लगा के, ये तो ए और अन उपसर्ग थे, 2 उपसर्ग आ गया, निस 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 उपसर्ग जोड़कर पाप का क्या हो जाएगा, निष्पाप, ये मूर्धन्य से वाला, इसका प्रयोग करेंगे आप। पाप का निष्पाप, सक्रिय का क्या हो जाएगा, निष्क्रिय, इस वाले का प्रयोग, शुक्ल निःशुल्क बिना शुक्ल के, चेष्ट निश्चेष्ट, इस वाले निश का प्रयोग, तेज का क्या हो जाएगा, निस्तेज। ठीक है, निर उपसर्ग लगाकर अभिमान निराभिमान। ठीक है, तो निर अभिमान आ जाएगा, यहाँ निराभिमान आएगा, ए आएगा, क्योंकि निर और ए अभिमान का ए रे के साथ आएगा, तो ये क्या बनेगा, पूरा रे बन गया। सापेक्ष का क्या बन गया, निरपेक्ष। भाई यहाँ पे अपेक्ष था ना मूल शब्द, ये वाला आपका निर है, और इधर से ये क्या है आपका, ये वाला आपका निर है, और इधर से ये क्या है, अपेक्ष। और आप ये कहोगे सर जी हमने तो अपेक्षा पढ़ा है। अरे अपेक्षा तो तब बनेगा ना जब इसमें आप प्रत्यय लगाओगे लास्ट में। यहाँ से आधा रे आ गया, इधर से आपका ए आ गया, रे और ए मिल के पूरा रे बनेगा, इसलिए ये रहा रे। इसलिए यहाँ इसमें निर का जो है ये वाला जो रे है, इसके साथ में ये वाला ए आएगा, तो ये रे बनाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष, अभिमान का हो जाएगा निर्भिमान, आदर का हो जाएगा निरादर, निर उपसर्ग लग गया, इस रे के साथ में आएगा तो ये रा बनाएगा। सामिस का हो जाएगा निरामिस। ठीक है, जो मांस खाता हो, जो मांस ना खाता हो। ठीक है, सजलज जो लज्जा के साथ हो, निर्लज जिसमें लज्जा ना हो। तो यहाँ निर का प्रयोग हम बिना अभाव और रहित की सेंस में करते हैं।
ठीक है, तो निर का प्रयोग किस सेंस में होगा, नि उपसर्ग का प्रयोग। इसमें मूल उपसर्ग वही है आपका, इसमें मूल उपसर्ग आपका यही है। इसी विसर्ग के स्थान पे से का प्रयोग तो करते हैं, इसी के स्थान पे हम रह का प्रयोग, मूल उपसर्ग आपका यही है। रह के विसर्ग के स्थान पर ही रह का प्रयोग होता है, और इनका प्रयोग कहाँ होता है, अभाव की सेंस में, रहित हीन की सेंस में। किसी चीज से कोई हीन है, सत्ताहीन हो गया, ठीक है, तो अर्थात सत्ता से रहित हो गया, सत्ता का अभाव हो गया, तो अभाव हीन और रहित की सेंस में हम नि उपसर्ग का प्रयोग, और उसके स्थान पे निर निस निस और निस का हम प्रयोग करते हैं। तो उपसर्गों के माध्यम से भी प्यारे दोस्तों हम विलोम शब्द बनाते हैं। वि उपसर्ग जोड़कर सम्मुख हो गया तो इसमें विमुख कर देंगे, तो यहाँ पे जो सम उपसर्ग है इसके स्थान पे वी का प्रयोग। राग का विराग हो गया, देश का विदेश हो गया, तो यहाँ पर ये वी उपसर्ग है। योजन का वियोजन हो गया, तो वी उपसर्ग जोड़कर भी हम किसी शब्द का उल्टा अर्थ बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रति उपसर्ग जोड़कर, तो प्रति उपसर्ग आगामी प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी, घात प्रतिघात पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद रूप प्रतिरूप, आगमन प्रत्यागमन। अब इसमें प्रत्यागमन कैसे बना है ये देखो, संधि के द्वारा, प्रति और आगमन, इधर से ई लिया, इधर से आ लिया, यहाँ पे ई, इधर से आ, ई और आ में लेके या बन गया। जब प्रति का ये यहाँ पे हमने ई ले लिया, ये वाला ई ले लिया, तो आधा तय बचेगा ना, और ई और आ में लेके क्या बनेगा, या यण स्वर संधि का उदाहरण हो गया ना प्रत्यागमन, ठीक है जी। ये आपको ध्यान, वो उपसर्ग पूछ रहा है आपसे, तो संधि की तो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप संधि विच्छेद करके तो उपसर्ग निकालोगे। भाई इसमें तो डायरेक्ट लिखा है प्रतिगामी में प्रति है, लेकिन यहाँ प्रत्यागमन शब्द है, प्रत्युत शब्द है, प्रत्येक है, प्रत्यक्ष है, तो उनमें तो संधि करनी पड़ेगी ना आपको, प्रति और एक, प्रत्येक। दुर उपसर्ग लगाकर, यहाँ दुर के साथ में क्या आएगा जी, हलंत आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सुबोध दुर्बोध, सुबोध मतलब जिसको आसानी से समझ ले, वो क्या कहलाता है, सुबोध कहलाता है। बोध मतलब समझ, ठीक है, सुबोध आसानी से समझने, दुर्बोध जो कठिनाई से समझ में आए, ठीक है। सुव्यवस्थित जो सीक्वेंस में रखा गया हो, दुर्व्यवस्थित जिसका कोई सीक्वेंस ना हो। सज्जन है श्रेष्ठ लोग, और दुर्जन क्या है, बुरे लोग हैं, तो दुर का प्रयोग हो गया बुरे की सेंस में, कठिन की सेंस में। तो दुर के दो अर्थ होते हैं, एक कठिन होता है, एक बुरा होता है। तो यहाँ सुबोध दुर्बोध, तो इसमें यहाँ कठिन है, तो इसमें दुर का प्रयोग जो किया गया वो कठिन के अर्थ में किया गया। जैसे हम कहते हैं सुगम, एक होता है दुर्गम, सुगम जहां जाना आसान हो, और दुर्गम जहां जाना कठिन हो। तो सुगम क्या है जी, जहां जाना आसान है सुगम, और दुर्गम जहां जाना कठिन हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका था, रंजीत कुमार, तो सुगम का क्या हो जाएगा, दुर्गम। इसके बाद दुष् उपसर्ग का प्रयोग है, सत्कर्म का दुष्कर्म हो गया, सच्चरित का दुष्चरित हो गया, ठीक है। तो सच्चरित मतलब अच्छा चरित, दुष्चरित बुरा चरित, सत्कर्म श्रेष्ठ कर्म अच्छा कर्म, दुष्कर्म बुरा कर्म। ऐसे ही यहाँ कु उपसर्ग का प्रयोग, सुपात्र कुपात्र, सु के स्थान पे कु, सु के स्थान पे सुपुत्र कुपुत्र, सुपाच्य, ठीक है, जो अच्छी तरह पच जाए, कुपाच्य जो पचे ना, ठीक है। सन्मार्ग का हो गया कुमार्ग, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सु के स्थान पे कु उपसर्ग का प्रयोग भी हम उल्टा अर्थ बनाने के लिए या विलोम शब्द बनाने के लिए कर लेते हैं। उपसर्ग परिवर्तन करके, आदान का हो गया प्रदान, ए के स्थान पे पर, सुलभ का हो गया दुर्लभ, सुलभ जो आसानी से प्राप्त कर ले, दुर्लभ जिसको आसानी से प्राप्त ना किया जाए। आयात का हो जाएगा निर्यात, ठीक है। यहाँ पे सम के स्थान पे वी का प्रयोग, तो उपसर्ग परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्द बना लेते हैं। लिंग परिवर्तन करके, राजा का रानी बन गया, लड़का का लड़की बनेगा, बेटा का बेटी बनेगा, ठीक है जी। ऐसे ही पुरुष का महिला, महिला का पुरुष बनेगा, भाई का बहन, वर का क्या बन गया, कन्या, माता का पिता, नर का नारी, लड़का का लड़की। लिंग परिवर्तन कर दिया, एक पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब राजा के विलोम शब्द 3 बनेंगे, एक तो लिंग परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, राजा का रानी भी है, राजा का एक विलोम शब्द प्रजा भी है,
और राजा का एक विलोम शब्द रंक भी है। रंक मतलब जो सबसे गरीब हो। तो राजा राजा कौन होता है? जिसके पास धन वैभव संपदा हो, संपत्ति हो। और रंक जो गरीबों में सबसे गरीब हो। राजा का प्रजा भी है, राजा का रंग भी है, राजा का रानी भी। अब राजा का रानी कैसे बना विलोम शब्द? लिंग परिवर्तन के द्वारा बना। ठीक है जी। इसके बाद प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिगामी का क्या हो जाएगा? प्रत्यय बदल देंगे। यहाँ पे केंद्रीय अभिगामी, तो इसमें यहाँ प्रत्यय लगाया अलग, तो इसको क्या कर दिया? अपसारी। अभिगामी के स्थान पे केंद्र मूल शब्द हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें केंद्र क्या है? मूल शब्द हो गया। और इसमें क्या जोड़ दिया हमने? अभिगामी। और इसमें यहाँ क्या कर दिया हमने? अपसारी। गतिवान, तो वान के स्थान पर हीन का प्रयोग करके भी हम उल्टा अर्थ बना लेते हैं, विलोम शब्द बना लेते हैं न द्वारा। ठीक है, तो न का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वही ए का प्रयोग होगा। तो न का मतलब क्या होता है? शब्द से पहले ए लगेगा, उसको होने से मना करने के लिए हम न का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। जैसे अश्व है तो अनश्व बन जाएगा, तो वही अन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। सभ्य असभ्य, संभव असंभव, लौकिक अलौकिक, आदि अनादि। तो न का मतलब होता है जहां हम ए और अन उपसर्ग का प्रयोग कर पाए। इसी शब्द से पहले ए और अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुचित में अन का प्रयोग किया है, अज्ञान में हमने ए का प्रयोग किया है। भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द क्या? लाभ का भिन्न अलग शब्द, दूसरा क्या हो गया? हानि। कटु का क्या हो गया है यहाँ? मधु। गुरु का क्या हो गया? लघु। गुरु बड़ा, लघु छोटा। मूक जो, ठीक है, कम बोलता हूँ या बिल्कुल ना बोलता हूँ, और वो हाँ जो बिल्कुल ना बोलता हूँ मूक है। और वाचाल क्या कहेगा? जो ज्यादा बोलता है वो क्या कहलाएगा? वाचाल। ठीक, तो ये क्या कहलाया जी? वाचाल। ठीक है। हाँ, ऑप्शन में तीनों हो तो फिर एक ऑप्शन देगा आपको सभी। ऑप्शन में 4 होंगे ना। ठीक है, एक तो प्रजा होगा, एक रंग होगा, एक रानी होगा, फिर वो कहेगा सभी। तो राइट आंसर मनीष क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इन तीनों में से वो कोई एक देगा। उसको पता है वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है जो पेपर बना रहे हैं, ये आपको मानना है। ठीक है, अदरवाइज फिर उसके नंबर सबको मिलेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए तो आपकी तरह जो 2-3 नंबर से रह जाते हैं वो घर बैठे रहते हैं, और हमारे संपर्क में जो बच्चे रहते हैं जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, वो सिलेक्शन पा जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता दिखा देते हैं कि आप ये करिए, इस पे ऑब्जेक्शन डालिए क्वेश्चन पे, आपके नंबर ऐड होंगे। नंबर ऐड हुए हैं, लोगों ने नौकरी पाई है। कई बार कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है, कई बार भर्ती बोर्ड खुद मान लेता है उस चीज को। तो लाभ का हानि, कटु का मधुर, कटु मतलब कड़वा, मधुर मीठा, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, मूक जो बिल्कुल ना बोलता हो, वाचाल जो चुप ना होता हो, अर्थात ज्यादा बोलने वाला। चलो जी, अनुलोम और विलोम। विलोम मतलब उल्टा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुदार का हो जाएगा उदार। अनुदार का क्या हो जाएगा? उदार। अनुपसर्ग लग गया ना इसमें, इसमें लग गया उदार। तो उदार के आगे हमने अनुपसर्ग का प्रयोग करेंगे। कैसे? मैं लिख ही देता हूं। अन और उदार। ठीक है, इधर से न, इधर से उ, न और उ मिलके बन गया नु। ये जो आया है इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, वो पूछेगा अनुदार में उपसर्ग बताओ। ज्यादातर बच्चे क्या करके आएंगे? अनु उपसर्ग है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ दार मूल शब्द थोड़े ही है। मूल शब्द तो उदार है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी मूल शब्द में जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्दों में। तो यहाँ उदार है मूल शब्द, इसीलिए इसमें अनु उपसर्ग है, अनु नहीं है। चलिए, अधिकर्त अनधिकर्त, अन उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, उपसर्ग परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ जो ये अंतर शब्द है ना, ये उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाला हमारा गतिक शब्द है। इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं, ये परेशान नहीं होना आपको। और बहिर को हम इस रूप में भी लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अंतर्मुखी ये क्या हो जाएगा आपका? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ये ध्यान रखना। इसके बाद अश्लील सलील। अश्लील क्या कहलाएगा? सलील कहलाएगा। तो ये क्या है अपने आप में? अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। अंधकार प्रकाश है। अनधिकार से अधिकार। तो यहाँ क्या हो गया? ये अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया। अब जब ये अन का प्रयोग आपने किया है
तो ये वाला हिंदी का अन नहीं है जो अनमोल में अनबन में लगा है, ये वाला आपका यहाँ क्या है, यही है। या अधिकार का जो ये ए है ना वो इसके साथ आके मिला है। अधिकार का जो ये ए है ये आधे नए के साथ मिलेगा, ये जो है ये इस आधे नए के साथ मिलेगा तभी तो पूरा नया बनाएगा। ठीक है, तो अंधकार का प्रकाश हो गया। अब देखो तत्सम का उल्टा तत्सम, ये सारे तत्सम है, तो तत्सम के उल्टे तत्सम हुए ना। संस्कृत का संस्कृत होगा, हिंदी का हिंदी। अब कोई उर्दू का ले लिया शब्द, तो विलोम शब्द पूछ रहा है, आपको पता है ये तो उर्दू का शब्द है, तो 4 ऑप्शन में उर्दू का ही शब्द होना चाहिए आपकी, वही उसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलो। हाँ ये बात, पेपर कब तक होगा? देखो नीलम जी, अगर 5 क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं ना, तो फिर ये तो हमारी तैयारी नहीं, या हम भर्ती होना नहीं चाहते, सरकारी नौकरी नहीं लेना चाहते। 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं दिमाग में बैठा हो पहले। जिस स्टूडेंट के दिमाग में ये 5 क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसकी तैयारी पूरी नहीं है, बुरा मत मानना, मैं वही कहूँगा जो सच्चाई है। क्योंकि 15 साल से ऑफलाइन और 6 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लाखों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं पढ़ के। ठीक है, सिलेक्शन के बाद लोग आते भी हैं, बस मैं दिखावा नहीं करता क्योंकि मेरा नेचर नहीं है उस तरह का। ठीक है, ढोल बजाना, मक्खन लगाना, चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना, वो मेरे नेचर में नहीं है। मैं 15 साल पहले भी टीचर हूँ और 15 साल बाद में भी टीचर ही रहूँगा। बहुत सारे लोग आए हैं, अब वो कहाँ गए मुझे नहीं पता चला। ठीक है, मैं शोबाजी में ज़्यादा हवाबाजी में, और इसको इवेंट मैनेजमेंट में नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक ही रहना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे आगे 15 साल और पढ़ाना है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर में आता है। तो जिस बच्चे के दिमाग में 5 क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसकी तैयारी अभी पूरी है नहीं, वो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंट्री मारा है, उसको पता ही नहीं कि बच्चों की तैयारी कितने लेवल की हो चुकी है। वो हम लोगों को पता होता है क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, अलग अलग शहरों में जाके, और दिल्ली में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आपके दिमाग में किसी भी स्टूडेंट के 5 क्वेश्चन नहीं चलने चाहिए। पहला क्वेश्चन है सर हमारा सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आप जिसका भी फार्म भरे हो उस संस्था भर्ती बोर्ड आयोग की साइड पे जाइए और वहाँ से अपना ओरिजिनल सिलेबस निकालिए। अब ओरिजिनल सिलेबस निकालने के बाद में आपको खुद अपनी हैंड राइटिंग में उस सिलेबस को 3 बार लिखना है, और जहाँ आप पढ़ रहे हो, जो आपका स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप उस सिलेबस को लगाइए। वो मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, जीएस भी है, इंग्लिश भी है, एनीथिंग जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपको जब तक अपनी हैंड राइटिंग में उसको नहीं लिखेंगे, आपने क्या किया, प्रिंट निकाल के रख लिया, कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आप बनी बनाई खीर खाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फायदा आपको मिलना नहीं है। वो तो क्षणिक स्वाद होगा, थोड़ी देर के लिए बनी बनाई खीर का। अपने आप बना के जिस दिन खाओगे तारीफ तो उस दिन होगी, मजा उस दिन आएगा। ठीक है, टेस्ट भी उस दिन ज़्यादा आएगा, आपको बना के देखना एक बार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस सिलेबस को जो किसी आयोग, किसी भर्ती बोर्ड, ठीक है, किसी संस्था, संगठन या जो भी एग्जाम बॉडी है उसको कंडक्ट करा रही है एग्जाम को, उसकी साइड पे जाइए, अपना सिलेबस निकालिए और अपनी हैंड राइटिंग से 3 बार लिखिए। एक अपनी किताब में रखिए जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, एक आप वहाँ लगा दीजिए जो आपकी स्टडी टेबल है, और एक अपना सेव रखिए कि जब आपको आवश्यकता पड़े कि उस पर आप निशान लगा लो कि ये टॉपिक मेरे हो गए हैं और ये टॉपिक अभी मेरे बचे हैं, टीचर ने ये पढ़ा दिया लेकिन इसको छोड़कर टीचर गया बाहर। और ये चीज भी अगर आप टीचर पे डाल दोगे तो टीचर तो वही पढ़ाएगा ना जो उसको आता है, जिसको नहीं आता है उसकी चर्चा ही नहीं करेगा वो। यूट्यूब पे यही तो होता है, यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन क्यों नहीं होते, उसका रीजन यही है। दूसरा, आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए, आप टीचरों से मत पूछिए कि सर इसमें जो है कितने पद हैं, कितनी वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, ठीक है, मेरिट कहाँ पे जाएगी। तो ये तो अपने आप में जो टोटल बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, पेपर का जो लेवल है इजी या टफ है, कितने क्वेश्चंस बच्चे वहाँ मैक्सिमम करके आए हैं, कितने बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, ये तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मेरिट कितनी जाएगी। तो ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सर मेरिट कितने पे जाएगी। अब ये जो भी मेरिट बताया आज तक किसी की सही हुई है, हालांकि मैंने भी प्रयास किए हैं, 19-20 का अंतर रहा है, कई पेपर में एजेटिक रही है, तो सबका अपना एनालिसिस अलग अलग होता है।
आप एसएससी सीजीएल में तमाम लोगों को बताते हैं ना, किसी की भी फिट नहीं, मतलब 19-20 तो छोड़ो, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो उन चक्कर में जाना ही नहीं, आपको एक ही काम करना है, सुबह शाम मेहनत करनी है, पढ़ाई में निरंतरता रखनी है। तो मेरिट कितने पे जाएगी, पोस्ट कितनी होगी, परीक्षा कब, ठीक है, ये दिमाग में क्वेश्चन नहीं चलने हैं। आपका एक ही काम है कि आपको तैयारी करनी है। क्या कोई यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा, क्या डिफेंस एनडीए की तैयारी करने वाला एक 16 साल का बच्चा, या नेट जेई की तैयारी करने वाला एक 9th क्लास का बच्चा कभी ये सोचता है कि मेरा एग्जाम कब होगा, मेरी पोस्ट कितनी होगी, मेरिट कितने पे जाएगी? आप सोच के देखिए, वनडे एग्जाम में हालत ये हो गई है कि आपकी एज तो हो गई 25 साल, लेकिन अभी आप 15, 16, 17 साल वाले बच्चे की बुद्धि की तरह काम कर रहे हो, और ये थोड़ा सा कड़वा है, इसलिए आप लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, आप सोच के देखो, जिनको नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिसको मेडिकल में जाना है, एमबीबीएस करना है, जिसको इंजीनियर बनना है, जो भारत की टॉप इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जो सरकार के हैं गैर सरकारी है, उसमें मेरिट में लाना है, तो बच्चा तो 9th में पढ़ रहा है, 9th 10th 11th 12th में वो जेई की तैयारी कर लेता है, सिलेबस निकाल लेता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेता है। और एक बच्चा क्या 12वीं करेगा, 12वीं के बाद फिर 1 साल और देखेगा, उसके बाद लगेगा, होगा ही नहीं। अगर वो प्रतिभाशाली बच्चा है तो हो जाएगा, अदरवाइज मेहनत के दम पे नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो कि 9th क्लास का बच्चा अपने सिलेबस को निकाल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहा है नेट जेई को क्रैक करने के लिए। यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा इंतजार ही नहीं करता कि इस महीने पेपर होगा, किस साल होगा, कितनी पोस्ट होगी। अगर उसको बताया जाए कि बार 100 पोस्ट होगी, क्या वो फार्म नहीं भरेगा? वो भरेगा, चांस लेगा वो, क्योंकि उसको पता है मुझे जी जान लगा के पढ़ाई करनी है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है, कि आप ये 3-4 काम स्टूडेंट के होते हैं, और आप उस एज ग्रुप में हो जहां आप दूसरे की बेसागी से नहीं चलोगे, आप अपने पैरों से चलोगे, आप अपने दिमाग से चलोगे, और जितना जल्दी आप अपने अंदर ये मेच्योरिटी ले आओगे, उतने ही कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़ने में एक तो आपको अंतर करना पड़ेगा, आपका पढ़ने का तरीका आज से 4 साल पहले भी वही था, अभी भी वही है, ठीक है। अब मान के चलो कि सर एग्जाम कब तक होगा, अब मैं कह दूं कि अगले महीने होगा, तब क्या कर लोगे जी आप? और मैं कहूँ कि नहीं 4 महीने एग्जाम नहीं होगा, तब क्या स्थिति होगी भाई आपकी? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है आपके पास? ठीक, ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो कि 1 महीने बाद एग्जाम होगा तो मैं ये कर दूंगा, 4 महीने बाद होगा तो मैं इससे ज्यादा बड़ा कर दूंगा। हालत तो ये है कि जब एग्जाम नजदीक होता है, चाहे वो 1 महीने बाद हो या फिर वो 4 महीने 8 महीने बाद हो, जब एग्जाम की डेट आती है तो उस समय भी आपको ये लगता है कि काश 1 महीना और पीछे चला जाए। जब एग्जाम कैंसिल होते हैं, दोबारा से आपको मौका मिलता है, तब आपको क्या लगता है, अब तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर बच्चा पेपर के दिनों ही सीरियस होता है, और पेपर के दिनों सीरियस होने वाले बच्चे कई बार बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए आपको बिना एग्जाम की डेट पता हुए अपने को तैयार रखना है। ये तो ज्ञान है, बांटने से बढ़ता है। ये एक बार आपने ले लिया, इसको कोई साफ नहीं कर सकता, आपके दिमाग से मिटा नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए, अभिव्यक्त का क्या हो जाएगा जी, अनभिव्यक्त। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें अन उपसर्ग है, अपना पराया, अब पराया क्या है, तद्भव शब्द है, हिंदी का है, तो हिंदी का उल्टा हिंदी का हो गया। अभी किसका उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, तो अभिव्यक्त में यहाँ क्या लग गया जी, अनभिव्यक्त। तो अन किसका उपसर्ग है, संस्कृत का, अभी किसका है, संस्कृत का, तत्सम का उल्टा तत्सम, तद्भव का उल्टा तद्भव हो। अव्यय का निरअव्यय, तो निर उपसर्ग का प्रयोग हो गया। आर्य का अनार्य अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये वाला निर, समझ रहे हो आप, ये वाला आपका निर, इसमें क्या हो गया, ये वाला आपका अन, अन और आर्य अनार्य बना, न के साथ आ आएगा तो ना बनेगा ना, आवर्षण ये हो जाएगा अनावर्षण, अन उपसर्ग। उज्ज्वल का हो गया धूमिल हो गया, रीजु, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वक्र। तो रीजु किसे कहते हैं, सीधे, सीधे को कहते हैं। अगर सीधा आ गया तो इसका क्या हो जाएगा जी, टेढ़ा। क्या हो जाएगा इसका, सीधे का टेढ़ा। तद्भव का उल्टा तद्भव, तत्सम का उल्टा तत्सम, ठीक है। वर्ग किसको कहते हैं, टेढ़े को कहते हैं, तिरछे को कहते हैं। अब उसने टेढ़ा नहीं दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ तिरछा आ जाएगा। लेकिन रीजू का अर्थ टेढ़ा या तिरछा नहीं हो सकता, रीजू तत्सम शब्द है, इसका उल्टा तत्सम ही होगा, संस्कृत का होगा जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अपकारी का अनुपकारी,
अन उपसर्ग का प्रयोग, रित का हो जाएगा अनर्थ, अन का प्रयोग। ठीक है, तो ये अनर्थ कैसे बन गया, जब हम इसमें ये प्रयोग करेंगे इस रित में, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रयोग करेंगे न के साथ में, ये क्या आ गया आपका री, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये जो है रित मतलब सत्य है, अनर्थ मतलब झूठ। वो शाब्दिक अर्थ भी पूछेगा, पर्यायवाची भी पूछेगा आपसे। उपकारी उपकार करने वाला, अनुपकारी जिसने उपकार न किया हो। कलयुग का सतयुग, खाद्य का अखाद्य अ उपसर्ग, ऐहिक जो इस लोक का है, ऐहिक कैसे बना है, यहाँ एक में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऐहिक मतलब जो इस लोक का हो, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो पहले ये ऐ का परिवर्तन किस में हो जाता है, ऐ में, इसीलिए यहाँ ये आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पारलौकिक, जब आपने इसमें भी एक प्रत्यय का प्रयोग किया है, तो यहाँ जो ये पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, लोक का अर्थ क्या होता है, संसार, तो यहाँ पर के स्थान पर ये परा क्यों हो गया, क्योंकि ए का जो पहले वाला ए है, एक प्रत्यय लगने पर उसका आ में परिवर्तन हो जाता है। जब आप किसी के अंत में एक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जो छोटा होगा उसका बड़ा बन जाएगा, यहाँ छोटा ए था तो उसका बड़ा ए बन जाएगा, तो ये पार हो गया। लोक में यहाँ क्या है, ये छोटा ऊ है लोक में, चूंकि एक प्रत्यय का प्रयोग आपने किया है, इसकी वजह से यहाँ पे ये औ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये दो मात्रा ही है। तो एक प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो छोटे ए का आ में परिवर्तन, ऐ का ऐ में परिवर्तन, और इस वाले छोटे ऊ का, इस वाले आपको ध्यान रखना ऊ का, इस वाले ऐ का, इन सब का परिवर्तन आपका ऐ में हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, ये वाला छोटा ई, बड़ा ई और ऐ का परिवर्तन। ठीक है, ए का परिवर्तन, एक प्रत्यय, दोबारा से समझिए, एक प्रत्यय का प्रयोग, अगर आप एक प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो क्या चेंजिंग आएंगे, ए के स्थान पर छोटा ई, बड़ा ई, ऐ के स्थान पे ऐ, छोटा ओ, बड़ा ओ, और औ के स्थान पर ये औ हो जाता है, औ हो जाता है, ये है जी। क्लियर, छोटा ऊ का भी क्या उपनिवेश है, औपनिवेशिक हो जाएगा, उपचार है तो औपचारिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाया है, कर्मिष्ठा का अकर्मिष्ठा। ठीक है, तो लौकिक यहाँ पे ये आ गया है, इसमें ये बड़ा वो आ गया है, क्योंकि लोक में ये आया था ना औ, तो ये औ में बदल गया, इसमें ये ए आया था पर में, तो इसलिए ये आ गया। कर्मिष्ठा अकर्मिष्ठा, ए उपसर्ग का प्रयोग कर दिया है। चिंतित है चिंता रहित, रहित का प्रयोग करके, हीन का प्रयोग करके भी हम उल्टा अर्थ बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो रहित और हीन का प्रयोग करके भी हम उसका क्या कर लेते हैं, उल्टा अर्थ बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, चलो, ज्वलनशील और समनशील। ज्वलनशील का मतलब क्या होता है, जो जलाने योग्य हो। समनशील, जो जलाने योग्य ना हो। समन करना मतलब शांत करना, बुझाना। गहन का हो जाएगा पुलिन, जागृत का हो जाएगा सुप्त, जागृत जागा हुआ, सुसुप्त सोया हुआ, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रिय आसक्त जो अभी अपने इंद्रियों में आ सकते हैं। तम कहते हैं अंधकार को, ज्योत्सना कहते हैं प्रकाश को। सुदिन जो अच्छे दिन होते हैं, उसका हो जाएगा यहाँ दुर्दिन, ये गलत लिखा है, सुदिन अच्छे दिन, दुर्दिन बुरे दिन। ठीक है, देदीप्यमान का हो जाएगा तिम्र अंकी, देदीप्यमान जो चमक रहा हो, तिम्र अंकी जो अंधकार में छिप गया हो। नेक्स्ट, नगर का हो जाएगा ग्राम। ठीक है जी, ऐसे ही नागरिक का क्या हो जाएगा ग्रामीण। निर्दिष्ट का हो जाएगा अनिर्दिष्ट। प्रमाणिक अप्रमाणिक, इसमें एक प्रत्यय लगा है, इसमें भी एक प्रत्यय लगा है, तो मूल शब्द क्या है प्रमाण, और इसमें क्या प्रयोग हुआ है एक प्रत्यय। तो यहाँ पर जो ये ए आया है, इस ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा आ में, इसीलिए यहाँ ये आ आया है। ठीक है, तो प्रमाण का अप्रमाणिक, ए उपसर्ग का प्रयोग। तो यहाँ बुद्धिमान है
तो मान के स्थान पे हीन का प्रयोग, बुद्धिहीन, ठीक है, प्रत्यय प्रयोग कर दिया। उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा भी, उपसर्ग बदल कर भी और प्रत्यय परिवर्तित करके भी हम उल्टा अर्थ बना लेते हैं। प्रकाशन जो सबके सामने हो, गोपन जो सबके सामने ना आया हो, छिपा हो। मनसा का क्या हो जाएगा, कर्म नाम। रसीला का क्या हो जाएगा, नीरस, रसीला रस वाला, नीरस बिना रस का, ठीक है। लब्ध जो प्राप्त कर लिया है, प्रदत्त जो दे दिया है। अभिसरण का हो जाएगा अपसरण, अभी के स्थान पे अप का प्रयोग। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति किसी के साथ जुड़ा हुआ, विरक्ति किसी से अलग हो गया। अपेक्षित अनपेक्षित, जहां अपेक्षा ना हो, अन उपसर्ग का प्रयोग। अस्तित्व का हो जाएगा अनस्तित्व, अन उपसर्ग। अनाहुत आहूत, आहूत के आगे क्या लगा दिया, अन लगा दिया, उपसर्ग, ठीक है। इस्ते का क्या हो जाएगा, इस्ते याद करना, ऐस्ते, इस्ते मतलब संग्रहण करना, ऐस्ते संग्रहण ना करना। अर्जित का हो जाएगा प्राप्त करना, अनर्जित जो अभी प्राप्त ना किया हो। असन का हो जाएगा अनस, अन का प्रयोग ए के स्थान पर। अध का अर्थ होता है नीचे, ये उपसर्ग है अध, जिसका अर्थ होता है नीचे, जैसे अधोगामी, अधोपतन। अधोमुख मतलब जिसका मुख नीचे की ओर हो, ऊर्ध्वमुख जिसका मुख ऊपर की ओर हो। तो यहाँ ऊर्ध्व किसके स्थान पे लगाया हमने, अर्ध, नीचे वाले के स्थान पे। आपूर्ति का हो जाएगा रिक्त, आपूर्ति जिसकी पूर्ति हो चुकी है, रिक्त जो अभी खाली हो। उन्नयन का हो जाएगा पलायन, उन्नयन आगे की ओर बढ़ने वाला, पलायन छोड़ के जाने वाला। ऊर्ध्व ऊपर, अर्ध का अर्थ हो गया नीचे। उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित, अन उपसर्ग का प्रयोग कर दिया। आधे नए के साथ में ऊ आएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, नु बनाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से चीजें समझ में आ रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उष्ण का क्या हो जाएगा, शीतल, उष्ण गर्म, शीतल ठंडा। ऐच्छिक का मतलब होता है जो आपकी इच्छा पे डिपेंड हो, अनैच्छिक जो इच्छा पे डिपेंड ना हो, इसका क्या हो जाएगा, अनिवार्य, इसका अनिवार्य भी हो जाएगा। ऐच्छिक का उल्टा अगर उसने ये नहीं दिया, जरूरी नहीं है किसी शब्द का एक ही उपसर्ग हो, एक ही विलोम शब्द हो, ठीक है। तो अनैच्छिक और अनिवार्य दोनों में से जो भी ऑप्शन में देगा। कथ्य जो कहा गया हो, अकथ्य जो कहा ना गया हो, अ उपसर्ग प्रयोग। एक जो श्लोक का है, पारलौकिक जो दूसरे लोक का है, पर मतलब दूसरे का, जो दूसरे लोक से संबंधित है। ऐश्वर्य धन वैभव संपदा वाला, अनैश्वर्य जिसके पास धन वैभव संपदा नहीं है। कृष्ण कहते हैं काले को, शुक्ल कहते हैं सफेद को, ठीक है। चारु कहते हैं सुंदर को, और चारु कह रहे हैं जो सुंदर ना हो। तत्सम के उल्टे तत्सम है, ये सारे तत्सम शब्द हैं, इनके उल्टे संस्कृत। गुरुजी सुप्रभात, कौन कह रहा है, मोहित कुमार सागर, आप हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता था लेकिन आपसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, क्योंकि आपने मेहनत की है। पढ़ा तो मैं सबको रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे एडजस्ट कर पाते हैं और कुछ एडजस्ट नहीं कर पाते। जिन बच्चों को ज़्यादा डाउट होने लगे, जिन बच्चों को समझ में ना आए, तो समझ लेना कि पहला काम है एडजस्टमेंट का। वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को समझा है पहले से, वो उसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और मैं उस तरीके से पढ़ाता नहीं हूँ, तो वो प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट में। जी, थैंक यू, थैंक यू। जी जी। सौरभ, स्वेंदु, राजेश, पवन, मुकेश, विकास, सभी दोस्तों को थैंक यू। चलो जी आगे बढ़ो। चारू का क्या हो गया, ए चारू। अब ये थे जी आपके पर्यायवाची शब्द। अब हमारा भला केवल इतने पर्यायवाची करके नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावा भी हमें दूसरे पर्यायवाची करने पड़ेंगे यहाँ। और दूसरे पर्यायवाची कहाँ से लाएंगे निकाल के हम, यहाँ से, ठीक है जी। तो ये तो वो तरीका था जिसको पर्यायवाची के क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको अपने दिमाग में चीजों को रखना है। ये तो क्वेश्चंस आ गए जी, ये तो बाद का काम है, ये काम है ये बाद। जब पूरी शब्दावली करा लेंगे, ये तो हमें तब करना है।
कुछ और शब्दों को भी देखना है। कोशिश तो हमारी ये रहती है कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस आए, लेकिन विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी ये हजारों की संख्या में होते हैं जी, ठीक है, इसलिए हमें अलग तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे भी, इसमें विपरीतार्थी शब्दों को प्रतिविलोम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक नया क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, इसको क्या कहते हैं, प्रतिलोमार्थक, और दूसरा क्या कहलाते हैं, इसको विप्रायवाची भी कहते हैं, और इन्हीं को विपरीतार्थी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, और चौथा नाम क्या है, विलोम शब्द। ये चीज आपके लिए नहीं है, वो जरूरी नहीं आपके लिए विलोम शब्द करे, विरुद्धार्थक भी प्रयोग कर सकता है, इसको क्या बोलेंगे, विरुद्धार्थक। एक और नाम आता है इसके लिए, क्या आता है, विरुद्धार्थक, ठीक है, उल्टा अर्थ देने वाला विरुद्धार्थक, विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द, प्रतिलोमार्थक शब्द, विप्रायवाची, ठीक है। तो विप्रायवाची, प्रतिविलोमार्थक, विपरीतार्थक, विलोम शब्द और विरुद्धार्थक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, विलोम शब्द ही होते हैं, ठीक है जी। चलो जी, तो यहाँ पर क्या है जी, विलोम शब्द को करने का तरीका, प्रचलित शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना करना। जो प्रचलित शब्द है, ठीक है, प्रचलित शब्द द्वारा, प्रचलित शब्द क्या, लाभ, और उसका विपरीत उल्टा हो जाएगा हानि, जय का हो जाएगा पराजय, ठीक है, लेकिन जय के पराजय में क्या किया हमने, उपसर्ग प्रयोग किया। स्वतंत्र है, माता का पिता हो जाएगा जी, स्वतंत्र शब्दों द्वारा विपरीतार्थी, माता का पिता है, भाई का बहन हो गया। उपसर्गों द्वारा निर्मित विपरीतार्थी शब्द है, जैसे ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा है, प्रतिक्रिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा जी, ठीक है, या उपसर्ग परिवर्तन करके कोई भी हम प्रति के स्थान पे कोई दूसरा उपसर्ग कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। ए और अन के प्रयोग के द्वारा निम्रित जो उपसर्ग है, लिंग परिवर्तन द्वारा, ये मैंने पढ़ा है आपको। एक साथ आने वाले विपरीतार्थी जो शब्द युग्म में आएंगे, दोबारा से ध्यान से समझो ये कहना क्या चाह रहा है, जो चीज आपने पढ़ी है वही चीज इसके अंदर है। ये कह रहा है कि इन विपरीतार्थी शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है, कभी पूर्णतः कोई भिन्न शब्द विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाला शब्द बना लेते हैं। तो जो मूल शब्द दिया है ज्ञान, उसमें उसका उल्टा विरोधी उपसर्ग लगा लिया है, अज्ञान बन गया, सभ्य का असभ्य बन गया। कई बार वो भिन्न शब्द बनाता है, माता का पिता हो गया, भाई का बहन हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से भी बना लेते हैं हम। लाभ का हानि हो गया, भिन्न शब्द हो गए। विपरीतार्थी शब्द की रचना, जहां तक विपरीतार्थी शब्दों की रचना का प्रश्न है, तो हम 7 प्रकार से, कितने प्रकार से, 7 प्रकार से विपरीतार्थी विलोम शब्द बना सकते हैं। 7 प्रकार कौन से, प्रचलित शब्दों द्वारा विपरीतार्थी। प्रचलित शब्द क्या है, काला का सफेद होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद तत्सम का उल्टा तत्सम, तद्भव का तद्भव होगा। स्वतंत्र अर्थों के द्वारा, स्वतंत्र अर्थ का द्वारा क्या, उत्तर का अनुत्तर है तो स्वतंत्र अर्थ नहीं है, तो उपसर्ग वाला हो गया, तो ये तो उपसर्ग चलिए स्वतंत्र अर्थ का लाभ का हानि हो गया, ठीक है। ऐसे राजा का प्यार दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रजा है, स्वतंत्र अर्थ हो गया, राजा अलग हो गया, प्रजा अलग हो गया। इसके बाद है उपसर्ग निर्मित करके, ए अन नि निस उपसर्ग लगा के, उपसर्गों का परिवर्तन करके, एक उपसर्ग को हटा के उसके स्थान पे दूसरा उपसर्ग करके। अभिज्ञ है, अनभिज्ञ कर दिया उसके स्थान पे, ठीक है। इसके बाद लिंग परिवर्तन करके, राजा का रानी बना रहे हैं तो लिंग परिवर्तन है, राजा का प्रजा बना रहे हैं तो स्वतंत्र अर्थ वाला बना रहे हैं। एक साथ आने वाले विपरीतार्थी जो जोड़े के रूप में आते हैं, ठीक है, जैसे जोड़े के रूप में क्या है, लाभ हानि, जय पराजय, दिन रात, सुख दुख, तो एक साथ आने वाले छोटा बड़ा, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक साथ आने वाले विपरीतार्थी। तो इसके साथ बाकी चीजें तो आपको बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाए, अतिवृष्टि ऐसे बनने वाले जो है आपके प्यारे दोस्तों विलोम से, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, अनुपसर्ग अमृत का हो जाएगा विश्व, जहर, ठीक है जी। इसके बाद में अमर का हो जाएगा मृत्यु, तत्सम है तो उल्टा तत्सम है। अपेक्षा का उपेक्षा है, अपेक्षित का अनपेक्षित है। अर्वाचीन जो फिलहाल का है, प्राचीन जो पुराना है। अपकार, ठीक है, जो भला ना किया गया हो, उपकार भला किया गया। अमीर का गरीब हो जाएगा। अब ये क्या है, उर्दू का है, उर्दू का उल्टा उर्दू का ही रहेगा। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ और अभिज्ञ ये दोनों हो जाएगा। विज्ञ जानकार, अभिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ जो कुछ ना जानता हो, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद सैजल का, यहाँ पे एजल का सैजल है तो ए और से उपसर्ग परिवर्तन कर लिया।
अनुकूल का प्रतिकूल है तो यहाँ पे उपसर्ग परिवर्तन कर लिया। अनुराग का विराग है, इसमें भी उपसर्ग परिवर्तन कर लिया। अनुराग का क्या हो गया, विराग। अनुराग प्रेम है, विराग जिससे प्रेम ना हो, द्वेष ईर्षा हो। अनुकूल जो अपने अनुकूल है, प्रतिकूल जो अपने उल्टा हो। ठीक है, अजल जहाँ जल ना हो, सजल जो जल के साथ हो। अधूरा का पूरा है, ये तद्भव है तो इसका उल्टा हिंदी का ही तद्भव होगा। अवलंब का हो जाएगा निरावलंब, अव के स्थान पे निर उपसर्ग का प्रयोग। अक्षर का हो जाएगा क्षर, इसमें यहाँ अ उपसर्ग का प्रयोग। असली का हो गया नकली है, ये तद्भव है तो तद्भव, ये तत्सम है तो इसका उल्टा तत्सम हो गया। क्षर जिसको नष्ट ना किया जाए, कम ना किया जाए, क्षर जिसको कम या नष्ट किया जा सकता हो। अथ्य का मतलब होता है आरंभ, इति का मतलब होता है समाप्त। अल्प थोड़ा, अधिक, बहुत और बहु, ये तीनों हो गए। और उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या दे, तीनों देगा तो एक ऑप्शन देगा इसमें से, ये सभी सही है। अगर वो दो देगा तो देगा ए और बी दोनों सही है। तो अल्प थोड़ा, इसका अधिक, बहुत और बहु हो गया। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, तो अल्प के स्थान पे आपको बहु का प्रयोग किया गया यहाँ। अल्पज्ञ बहुअज्ञ, अल्प के स्थान पे ज्ञ का मतलब होता है जानकार। अल्पज्ञ बहुज्ञ, ज्ञ जानकार तो बहुअज्ञ जो बहुत कुछ जानता है, अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो। अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, अन उपसर्ग का प्रयोग कर दिया इसमें। ठीक है, उस अर्थ के आगे आधा न और ये वाला ए आ जाएगा तो क्या बनाएगा, न बनाएगा। ठीक, अति का हो जाएगा अल्प, अति का मतलब क्या होता है अधिक। अति उपसर्ग भी है जो अत्यधिक में लगता है, अत्याचार में लगता है, तो अति का अर्थ होता है अधिक, बहुत। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अनुराग जिससे प्रेम हो, विराग जिससे प्रेम ना हो वो विराग कहलाता है, विरक्ति कहलाता है। अत्यधिक जो मात्रा में ज्यादा है, स्वलप जो मात्रा में कम है, स्व का मतलब अपनी, जो अपनी मात्रा से भी कम है। जैसे ये पूरा है तो इसको आधा काट देता हूं मैं तो ये स्वलप हो जाएगा। अनादर का हो जाएगा आदर, अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें, अन और आदर अनादर। अत्यंत क्या हो जाएगा, अन अत्यंत, अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया। अधम का हो जाएगा उत्तम, तो अधम का मतलब क्या होता है, जो नीच श्रेणी का होता है, निम्न श्रेणी का होता है। तो अधम का उत्तम भी है, श्रेष्ठ भी और महान भी है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो ऑप्शन में क्या देता है। तो ये तीनों ही संस्कृत के शब्द है, वो भी संस्कृत का शब्द है। तो अधम क्या होता है, एक होता है अधम काव्य, एक उत्तम काव्य, एक मध्यम काव्य। तो अधम उत्तम काव्य वो होता है जहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हो, और मध्यम काव्य लक्षण वाला। अधम जहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हो, तो उस हिसाब से इसका उत्तम ही होगा। तो अधम का श्रेष्ठ भी और महान भी होता है। अधिक का हो जाएगा न्यून और कम है। अनुलोम का विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो विलोम का उल्टा क्या हो गया, अनुलोम। तो वी उपसर्ग के स्थान पर अनु उपसर्ग का प्रयोग, इसका प्रतिलोम भी हो जाएगा। अनु के स्थान पे हम आमतौर पे अनुकूल में प्रतिकूल प्रयोग किए थे ना, तो यहाँ पे प्रति हो गया आपका, प्रतिलोम हो जाएगा। इसीलिए विलोम को प्रतिलोम भी कहते हैं। विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है, विरुद्धार्थक भी है, विपरीतार्थी भी है, प्रतिलोम भी है। अग्रिम का हो जाएगा जो आगे आने वाला है। ठीक है, अग्रिम, और ये अंतिम क्या होता है, लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अग्रिम आगे, अंतिम लास्ट। असाध्य क्या है जी, ठीक है, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट, जिसको साधा जा सकता है। असाध्य जिसको साधा ना जाए। अंतरंग जो अंदर की बात होती है, बहिरंग जो बाहर है। अधोमुखी ऊपर की ओर मुख वाला, ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी नीचे की ओर मुख वाला, और ऊर्ध्वमुखी क्या कहलाता है, ऊपर की ओर मुख वाला। अधोमुख का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वमुख। अध का मतलब यहाँ क्या है, नीचे। तो इसमें ये अध उपसर्ग लगा है, और विसर्ग संधि में इसी विसर्ग के स्थान पे ये अ हुआ है यहाँ पे, तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अध का मतलब क्या होता है, नीचे, नीचे की ओर मुख वाला। ठीक है, नीचे की ओर, मुखी मतलब नीचे की ओर, मुख वाली नीचे की ओर मुख वाला, ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर मुख वाली, ऊपर की ओर मुख वाला। अधोगामी नीचे जाने वाला, ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने वाला। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो गया, अंतर के स्थान पे बहिर का प्रयोग। अंगीकार जो स्वीकार कर लिया हो, अस्वीकार जिसको अभी स्वीकार न किया गया हो। अनिवार्य का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक। अवनी कहते हैं पृथ्वी को, अंबर कहते हैं आकाश को, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक, अवनी पृथ्वी और ये अंबर हो गया। ठीक है जी। अग्नि का क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, भिन्न अर्थ हो गया ना, अग्नि और जल उल्टा क्या होगा, भिन्न अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। अनुलोम का मतलब सीधा, जो उल्टा ना हो, उसको कहते हैं अनुलोम। ठीक है, इसके बाद क्या है, अकुलुष जिसमें कोई दाग ना हो, कुलुष जिसमें दाग हो। अभिव्यक्त करना किसी चीज को के भाव के माध्यम से
शब्दों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण, अनभिव्यक्त जिसको शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत ना किया जाए। अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ, जो भली भांति जानता हो, अज्ञ जो कुछ ना जानता हो, विज्ञ बहुत कुछ जानता हो। अचल जो चले ना, चल। अगम्य का हो जाएगा गम, ए उपसर्ग है। चंचल अटल जो एक स्थान पे रहे। असीम का हो जाएगा सीमित, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम है। सीमित का मतलब जिसकी सीमा हो। अकर्तव्य का कर्तव्य है, इसमें क्या कर दिया हमने, ए उपसर्ग का प्रयोग। अंतिम का हो जाएगा प्रथम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान, अंतिम का अग्रिम भी हो जाएगा, केवल प्रथम नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा अग्रिम भी हो जाएगा। अग्रिम मतलब जो आगे। अर्पण का हो जाएगा ग्रहण करना, अर्पण करना लेना, तो ग्रहण करना लेना, अर्पण करना क्या होता है देना, ठीक है। अर्पित तो क्या हो जाएगा गृहित, ग्रहण करना, अर्पित देना, ठीक। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अन उपसर्ग का प्रयोग। अर्जन का हो जाएगा व्यय, अर्जन मतलब कमाना और व्यय मतलब खर्च करना। अपव्यय कम खर्च करना, मित व्यय ज्यादा खर्च करना। अतिथि का आतिथ्य, आतिथ्य का क्या अर्थ होता है, जो अतिथि का सत्कार करे वो आतिथ्य है, अतिथि जो बिना तिथि के आ जाए। अंकुश निरंकुश, ए के स्थान पर निरुपसर्ग का प्रयोग, ठीक है। अलभ जो प्राप्त ना हो, लब जिसको प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाता है आपका लब कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगले का क्या हो जाएगा पिछला, तद्भव का उल्टा तद्भव। अकाल का सुकाल, अधर्म का धर्म, अंदर का बाहर, ठीक है, या बाह्य। अभिमानी का निर्भिमानी, अनाहुत का आहूत। असंत का यहाँ अंशतः का हो जाएगा, अंशतः मतलब जो थोड़ा भाग हो, पूरा ना हो के थोड़ा भाग हो। और पूर्णतः क्या कहलाता है, जो पूरा भाग हो। तो आज के लिए इतना ही, अब मंडे को कराएंगे दोबारा से इसको, और फिर लेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो अब आपकी क्लास होगी मंडे, क्योंकि शेड्यूल आपका होता है मंडे टू फ्राइडे का। तो मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे हमेशा आपकी चलेगी, और साथ के साथ टाइम सुनना, ठीक है। आज क्लास नहीं होगी, कल क्लास में लूंगा उसमें, और कल जो क्लास रहेगी उसमें हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।